friend, welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, हमारी टीम CCD एक कंप्लीट कोर्स लेकर आई है जिसके अंदर हम लोग NCERT की डीप स्टडी करवाने वाले हैं। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं कि किस तरह से हमारी टीम काम करेगी। तो हमारी टीम NCERT के अंदर जितना भी कंटेंट दिया है उसको डिस्कस करेगी, ठीक है। उसकी डिस्कशन जो है बेसिक्स से चलेंगे, हम लोग बेसिक्स को लेकर चलेंगे और अपने पूरे ही कंटेंट को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, क्लास 10th की फर्स्ट क्लास है साइंस की, जिसके अंदर हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या जानेंगे, दैट व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ वी कैन राइट केमिकल इक्वेशन, और किस तरह हम लोग केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं, ठीक है। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक क्या रहेगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, हम लोग अपने सराउंडिंग से कुछ एग्जांपल्स को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर फुल ऑफ मिल्क है, एक कंटेनर है जो कि मिल्क का भरा हुआ है और वो हमारे पास है, और गर्मियों का बहुत ज्यादा मौसम है। तो हम लोगों ने समर सीजन के अंदर क्या किया, उस कंटेनर को रूम टेम्परेचर के अंदर रख दिया, ठीक है। कंटेनर के अंदर जो मिल्क था उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर हम लोगों ने रख दिया, और मान लीजिए हमारे पास क्या था, आयरन नेल थे या फिर आयरन के कुछ यूटेंसिल थे, जैसे आयरन पैन था। हम लोगों ने क्या किया, उन यूटेंसिल्स को जो है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के अंदर रख दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद या फिर 1-2 दिन के बाद हम लोगों ने उनको ऑब्जर्व किया। तो देखिए, जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस था, इनिशियल सब्सटेंस क्या था हमारे पास, वो मिल्क का कंटेनर और मिल्क जो उसके अंदर था वो था इनिशियल सब्सटेंस, और इनिशियल सब्सटेंस था जो भी आयरन का हमारे पास यूटेंसिल था। अब जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कुछ टाइम के बाद, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, जो फाइनल प्रोडक्ट था या फिर फाइनल सब्सटेंस था, जो इनिशियल सब्सटेंस था और जो फाइनल सब्सटेंस था, उन दोनों की प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। उन दोनों की प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो देखो, हम लोग क्लास 9 के अंदर भी डिस्कस करके आए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो तो क्लियर होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि whenever a chemical change occur, जब भी एक केमिकल चेंज होगा, तो we can say that a chemical reaction has taken place। जहां भी कोई केमिकल चेंज होगा वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। हम लोग कह सकते हैं that whenever a chemical change occur, chemical we can say that chemical reaction has taken place, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो देखिए, हम लोग अपने सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इन सब चीजों को हम लोग अपने डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, काफी चीजों के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकन प्लेस इन आवर सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग में वैरायटी ऑफ केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हमारे आसपास होती रहती हैं। सो in this chapter we are going to discuss about chemical equation and writing of chemical equations। किस तरह से केमिकल रिएक्शंस जो है होती है और किस तरह से उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं। तो चलो हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड हाउ वी कैन राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ we can write
अ केमिकल इक्वेशन। किस तरह से हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, तो देखिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम रिबन का। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन था, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है और वो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो मैग्नीशियम है हम लोग लिख सकते हैं इसको, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया इसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर कंबाइन कर रहा है टू गिव अ प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो किसमें चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। तो देखिए ये जो पार्ट है ना इधर साइड वाला, हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सब्सटेंस है LHS, इनको हम लोग क्या कह देंगे, रिएक्टेंट्स। क्या कह देंगे, रिएक्टेंट्स। जो भी LHS के अंदर होगा, जो दो चीजें एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है या फिर रिएक्ट हो रही हैं, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये जो हमारा RHS साइड है, RHS पोर्शन को हम लोग क्या कह देंगे, दैट इज प्रोडक्ट। कि दो चीजें जब रिएक्ट कर रही हैं, हम यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इनको हम लोग कह देंगे रिएक्टेंट्स एंड इनको हम लोग कह देंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं इसके बीच में क्या होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं, तो इनके बीच में एक पॉजिटिव साइन डाल देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे एंड इसके बीच में एक और चीज दिख रही है हमें, एरो। ये एरो क्या है, तो देखिए ये जो एरो है ये हम लोग को बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, LHS से लेके RHS की तरफ इसका एरो होगा, LHS से स्टार्ट होगा RHS की तरफ, और ये हमको बताएगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो समझ आ गई, हम लोग LHS जो हमारा होता है उसके अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं और जो हमारा RHS होता है उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो एरो होता है ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बताता है और जो हम लोगों के रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बीच में हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, ये पता चल गया, इस तरह से हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। तो देखिए ये लिखना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम लिखो, ऑक्सीजन लिखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो, तो हमारे लिए इन केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर दें तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। देखिए कैसे, ये तो हमारी क्या है, वर्ड रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, इसी को हम लोगों को सिंबल में रिप्रेजेंट कर दे। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, दैट गिव्स अस MgO। ठीक है, मैग्नीशियम था हमारा रिएक्टेंट, ऑक्सीजन था रिएक्टेंट, ये किसमें था, LHS के अंदर, ये दोनों रिएक्ट हुए और क्या बन गए, चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हुए, तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या देते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग को पता चल गया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ओके, केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग को पता चल चुका है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल। अब हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो चुकी है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, हम लोग किस तरह से केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन है उनके LHS और RHS के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट के अंदर है वो बराबर है, जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स बराबर है LHS और RHS के अंदर, और अगर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे एलिमेंट के, वो बराबर होंगे LHS और RHS के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। उसको हम लोग बोल देंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर नंबर ऑफ एटम्स जो है एलिमेंट्स के LHS के अंदर और RHS के अंदर इक्वल नहीं होंगे तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देंगे उस इक्वेशन को बोल देंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। उन इक्वेशंस को बोल देंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जिनको हम स्केलेटन इक्वेशन भी बोल देते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। किस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद अगर चेक करना है कि वो इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है, तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इलेमेंट्स एलएचएस के अंदर भी आरएचएस के अंदर भी काउंट कर लेंगे। अगर एटम्स जो होंगे इलेमेंट्स के वो बराबर होंगे एलएचएस और आरएचएस में, इट मीन्स की इक्वेशन बैलेंस्ड है। और अगर नहीं होंगे बराबर तो हम उसको क्या कह देंगे कि इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, जिसको हम स्केलेटन इक्वेशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। क्या होगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। हम लोग कह सकते हैं कि जिंक सल्फेट जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, जिससे हम लोग को क्या मिल गया, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन हुआ और हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिल गया। तो देखिए ये तो हो गई हमारी क्या, वर्ड इक्वेशन। ये तो बन गई हमारी वर्ड इक्वेशन। इसको हम लोग सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दें तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। ठीक है, तो जब ये दोनों कंबाइंड हुए तो क्या मिला, जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन H2। ठीक है, ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। ओके, तो अब देखिए हम लोग को देखना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करना था, एलिमेंट्स को काउंट करना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स इन व्हाट, एलएचएस। एलएचएस के अंदर कितने एलिमेंट हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आरएचएस। तो देखिए इस जो इक्वेशन है ये जिंक वाली, इसके अंदर एलएचएस क्या है, यहां तक हमारा है एलएचएस और ये हमारा आ जाता है आरएचएस। अब कौन से एलिमेंट है इस इक्वेशन के अंदर, एक तो है जिंक, एक है हाइड्रोजन, एक है सल्फर, एक है ऑक्सीजन। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स ने मिलकर इस इक्वेशन को बनाया है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। देखिए जिंक कितने हैं, एलएचएस के अंदर जिंक के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट के, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के। तो देखिए जिंक के कितने एटम हैं, जिंक है ओनली 1। एलएचएस के अंदर जिंक कितना है, ओनली 1। और आरएचएस में आ जाए तो आरएचएस में जिंक कितना है, 1। तो जिंक तो बैलेंस है, जिंक एलएचएस में भी आरएचएस में भी बराबर है, इट मींस दे आर बैलेंस्ड। तो हाइड्रोजन कितना, देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहां पर आ जाए आरएचएस में तो भाई आरएचएस में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, मतलब कि जिंक भी बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। अब देख लेते हैं सल्फर के एलएचएस के अंदर ओनली 1 एटम है, तो सल्फर 1 है। यहां पर देख ले तो सल्फर ओनली 1 है, मतलब कि सल्फर भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और यहां देखें तो यहां पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो देखिए हमारी जो है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फिलामेंट्स आर सेम इन एलएचएस एंड आरएचएस। जो नंबर ऑफ एटम्स है फिलामेंट्स के वो एलएचएस में भी बराबर है, आरएचएस में भी बराबर है। इट मीन्स कि ये वाली केमिकल इक्वेशन क्या है, अच्छी तरह से बैलेंस्ड है। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस थी। अब देख लेते हैं एक ऐसी इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड ना हो, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन क्या है? Fe plus H2O that gives us Fe3O4 plus H2। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन Fe plus H2O that gives us Fe3O4 plus H2। ये है हमारी केमिकल इक्वेशन। अब हम लोगों को देखना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो देखिए, आयरन के कितने एलिमेंट्स हैं? आयरन के कितने एटम्स हैं? आयरन का ओनली 1 एटम है LHS के अंदर। ये हमारा LHS पार्ट हो गया और ये हमारा RHS पार्ट हो गया। अब यहां पर आयरन क्या है? आयरन के एटम कितने हैं? 1। और यहां पर कितने हैं? 3। आयरन एलिमेंट के कितने एटम्स हैं? 3। इट मींस कि इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो अब हम लोगों को करनी होगी इक्वेशन बैलेंस। कैसे? स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारा बैलेंसिंग के अंदर कि हम लोगों को इस इक्वेशन को बॉक्सेस के अंदर बंद करना होगा। ठीक है, जितने भी हमारे पास फॉर्मूले हैं इस इक्वेशन के अंदर, उनको हम लोग कैसे करेंगे? एक बॉक्सेस के अंदर बंद कर देंगे अलग अलग। सभी फॉर्मूला को हम लोगों ने बंद कर दिया बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, तो देखिए अब हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो चुका है। अब हमारा आ जाता है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो भी हमारे फॉर्मूले थे पूरी रिएक्शन के अंदर, उसको पूरी इक्वेशन के अंदर, उनको हम लोग बॉक्सेस में बंद कर देंगे। और जब बैलेंसिंग होगी ना इक्वेशन की, तो इन बॉक्सेस के अंदर हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। ये बात को याद रखना कि बॉक्सेस के अंदर हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। बॉक्सेस वैसे के वैसे रहेंगे, जो भी लिखना है उसके बाहर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो देखिए स्टेप वाइज किस तरह से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग पूरी इक्वेशन के अंदर एक ऐसे कंपाउंड को ढूंढेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ऐसे कंपाउंड को ढूंढेंगे। वो कंपाउंड हमारा रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। नो मैटर को वो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, बस हमको ये देखना है कि किसके अंदर नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। ठीक है, इवन कि उस कंपाउंड के अंदर भी ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। तो देखिए किसके अंदर सबसे ज्यादा एटम्स है? 4, 5, 6, 7। यहां पर 7 है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पे 1 है। मतलब कि हमारा ये वाला जो कंपाउंड है इसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। इसके अंदर भी कौन से एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा एटम है? तो ऑक्सीजन के पास 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो हम लोग क्या कर देंगे? Fe3O4 ले लेंगे। ठीक है, अब ये हम लोगों ने कंपाउंड ले लिया है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या देखेंगे हम लोग? इससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो LHS के अंदर कितने हैं और RHS के अंदर कितने हैं। ठीक है, रिएक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? तो देखिए कौन से हैं? आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट्स है। LHS के अंदर कितने हैं और RHS के अंदर कितने हैं? LHS के अंदर आयरन कितना है? 1। और RHS के अंदर आयरन कितना है? 3। हाइड्रोजन LHS के अंदर कितना है? 2। एंड RHS के अंदर हाइड्रोजन है 4। इसी तरह हाइड्रोजन है 2। ठीक है, उसी तरह हम लोग ऑक्सीजन देख लेंगे। तो LHS के अंदर कितने ऑक्सीजन है? LHS के अंदर ऑक्सीजन है 1 और RHS के अंदर ऑक्सीजन देख ले तो 4 है। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं LHS के अंदर और RHS के अंदर, जिसको हम लोग को बैलेंस करना है। तो अब हम लोग मूव करते हैं अगले, ये हमारा सेकंड स्टेप था। मूव करते हैं अगले स्टेप में, दैट इज थर्ड स्टेप, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग बैलेंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने
ले लिया था ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है सबसे ज्यादा है, तो वो क्या था Fe3O4। उसके अंदर भी हम लोगों ने ऑक्सीजन देख लिया, ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ एटम्स जो है सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन के पास 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो हम लोग बैलेंस करेंगे किसको, ऑक्सीजन को सबसे पहले। तो देख लीजिए क्या करेंगे, सबसे पहले एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम्स हम लोग ले लेंगे, रिएक्शन के अंदर कितने हैं वो देख लेंगे, इन रिएक्शन, इन रिएक्टेंट्स, इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन के एटम्स जो है हमारे पास इनिशियल क्या थे और फाइनल क्या है आफ्टर बैलेंसिंग। तो देखिए हमारे एलएचएस के अंदर ऑक्सीजन कितना था, ओनली 1, ठीक है, H2O। और यहां पे हमारे इन प्रोडक्ट में क्या था, Fe3O4, कितने, 4। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन 1 है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है, हमें करना है बैलेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 1 है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को याद है कि बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना, बॉक्स के बाहर करना है। बॉक्स हमारा ये था, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। अब हम लोग 1 इससे कर देंगे, ठीक है। यहां पर 4 है तो हम लोग 1 से कर देंगे क्योंकि 4 इंटू 1 4 ही रहेगा। तो पर 4 को जब हम ऑक्सीजन से करेंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो है क्या हो गया, 4 H2O, ऑक्सीजन कितने आ गए, 4, एंड हमारे पास ये क्या हो गया, Fe3O4। तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई, रिएक्शन अब चेंज हो गई किसमें, रिएक्शन कैसी हो गई, Fe प्लस ये वाला पार्ट था जिसको हमने 4 H2O बना दिया, दैट गिव्स अस व्हाट, Fe3O4 प्लस H2। देखिए अभी तक तो क्या बैलेंस हुआ है, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है। देखिए यहां पर आरएचएस के अंदर ऑक्सीजन 4 है, एलएचएस के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो हमारी इक्वेशन अभी पार्शियली बैलेंस है, क्या है, पार्शियली बैलेंस्ड। हम लोगों ने क्या बैलेंस कर दिया, अपने ऑक्सीजन को हम लोगों ने कर दिया बैलेंस। तो अब देख लेते हैं अगला क्या करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या बैलेंस करेंगे, तो चलो अब हम लोग क्या बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या है, इन एलएचएस and in RHS। इनिशियली क्या था, हाइड्रोजन 2, ठीक है। इनिशियली हाइड्रोजन क्या था, सॉरी, इनिशियली हमारे पास क्या था, 2 बैलेंस। तो इनिशियली हमारे एलएचएस के अंदर हाइड्रोजन कितने थे, हम लोगों ने देखा था 4H2O। अभी थोड़ा सा हम लोगों ने ऑक्सीजन को जब बैलेंस किया था तब हम हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो गए थे, 8, ठीक है। आरएचएस के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, H2 ओनली। अब देखिए हम लोग को बैलेंस करना है हाइड्रोजन का, तो हमारा एलएचएस है उसके अंदर क्या है, 4 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो पहले से अवेलेबल है, ठीक है। तो पहले तो बैलेंस था, पर जब हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन यहाँ पे एलएचएस के अंदर हो गए 8, तो आरएचएस के अंदर 2 है। अब 2 से हमें 8 करना है तो क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 4 से, ठीक है। ये तो 4, ये हमारे 8 थे और यहाँ पे हम लोगों ने 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बन गई,
दैट इज Fe प्लस 4H2O दैट गिव्स अस व्हाट, यहां पर जो है ये तो सेम रहेगा Fe3O4 प्लस जो हमारा H2 था, अब क्या हो जाएगा, H2 हमारा 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया था H2 को, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अभी हमारा क्या क्या बैलेंस हो गया है, हमारा ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, हमारा हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, यहां भी 8 यहां भी 8, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब क्या रह गया हमारा बैलेंस करने वाला, दैट इज आयरन। ठीक है, अब देख लेते हैं, अभी भी हमारी इक्वेशन क्या है, पार्शियली बैलेंस्ड है। अब हम लोग देख लेते हैं किस तरह हम लोग बैलेंस करेंगे किसको, आयरन को। तो देखिए इनिशियली in LHS के अंदर हमारी जो है, LHS के अंदर आयरन कितना है, सिर्फ 1 Fe, ठीक है, और RHS के अंदर आयरन कितना है, Fe3। यहां पर 3 एटम्स हैं RHS के अंदर, और LHS के अंदर क्या है, 1 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी 3 लेकर आएंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू Fe, और यहां पर तो 3 ऑलरेडी है, तो हमारी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 3Fe प्लस 4H2O दैट गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, तो देखिए ये हमारी इक्वेशन बनी। तो मूव करते हैं हम लोग अगले स्टेप के अंदर, जिसके अंदर हम लोग को क्या करना है, चेक करना है अपनी इक्वेशन को, वेदर वो बैलेंस है कि नहीं है। हमारी जो इक्वेशन बनी है फाइनली, उसको चेक करेंगे कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो इक्वेशन क्या बनी है हमारी, दैट इज 3Fe प्लस 4H2O दैट गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारी बनी थी इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, देख लेते हैं। LHS के अंदर नंबर ऑफ एटम्स और RHS के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यहां पर आयरन के 3 एटम्स है, यहां पर आयरन के 3 एटम्स है, आयरन हो गया हमारा बैलेंस, आयरन बैलेंस है। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स है, यहां पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स है, तो हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। थर्ड, ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 एटम्स है, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 4 एटम्स है, मतलब कि ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस, और ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों को इसकी फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है। इस इक्वेशन को हम लोगों को इतनी इंफॉर्मेटिव बनाना है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा यूजफुल लगे अपनी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, फिजिकल स्टेट, इन एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट को। तो देखिए जो हमारा आयरन है, आयरन क्या होता है, सॉलिड। उसी तरह से गैसेस दैट गिव्स अस H2 as gases। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। तो पता चल गया आज की क्लास के अंदर कि किस तरह से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कैसे कैसे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम लोग LHS के अंदर जो, क्योंकि देखो हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ऐसा हम लोग पढ़ के आए हैं अपनी 9th क्लास के अंदर। इसका मतलब अदर वर्ड्स में हम लोग देखें तो जो नंबर ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन है वो बराबर रहेंगे नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, तो उसे ही हम लोग बैलेंसिंग कह देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एंड हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, हम लोग केमिकल इक्वेशंस किस तरह से लिखते हैं, एंड लास्ट हम लोगों ने देखा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन।
एक केमिकल इक्वेशन को किस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर होगी बिल्कुल। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल के लिंक में ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको जरूर जवाब मिलेगा, जहां भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व की जाएगी जरूर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगले टॉपिक्स को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।